लो करो सर। हो गया स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह उन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज उसी से ही रिलेटेड एक कंसेप्ट और करते हैं, रेजिस्टिविटी का टॉपिक। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम रेजिस्टिविटी में पढ़ रहे थे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टिविटी अपने पास आती है M अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। ये चीज आपने देखी थी उस टाइम, आ गया हुआ याद रो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी किस तरह चेंज होती है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह समझना। ठीक है, काफ़ी चीज़ें पीछे की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखो। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, M अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, M और E जो है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको साफ साफ। तो रो जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, N और टाउ के। N का मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और टाउ का मतलब फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो देखो एक चीज छोटी सी देखो आप यहां से, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उसका जो फ्री टाइम है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, क्या होता है कि जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो उनके अंदर कोलिजन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जब कोलिजन होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं तो उनके टकराने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण उनको जो फ्री टाइम मिलता है वो क्या होता है, कम होता है। तो फ्री टाइम उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो फ्री टाइम उनको लेने के लिए क्या मिल जाएगा, कम। जब फ्री टाइम कम होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, तो अब एक दुविधा ये आती है हमारे पास, रेजिस्टेंस बढ़ाने से फ्री टाइम ये तो डिक्रीज हो रहा है और जो एन है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें किस तरह पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके अच्छी तरह सुनते जाइए। ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी हर चीजें। ओके, तो पहला केस मैं ले रहा हूं, पहला केस मैं ले रहा हूं मेटल कंडक्टर। ओके, इसमें धीरे धीरे करके सारी चीजें देखेंगे हम। कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का, अलॉय के अंदर क्या पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या पड़ता है, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या पड़ता है, और इंसुलेटर के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो आप इनको धीरे धीरे सीखते जाना। ठीक है, बुक से आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से आप अच्छी तरह सीख सकते हैं इसको। ओके, और यहीं से आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि बुक में इतनी डिटेल में नहीं दे रखे हैं। ठीक है, हर चीज देखो। मेटल कंडक्टर, ओके, तो मेटल कंडक्टर में क्या होता है, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है,
तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज टाउ जो है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मेटल कंडक्टर्स के अंदर जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है, वो डोमिनेंट होता है, उसका ज्यादा प्रभाव रहता है। समझ गए? मेटल कंडक्टर्स के अंदर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, उसका नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कम प्रभाव होता है, जबकि इस पे ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मेटल कंडक्टर्स के अंदर टाउ क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। ठीक है, तो डिक्रीज रहेगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेटल कंडक्टर्स के अंदर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, its resistivity और resistance क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, समझ गए इस चीज को? ठीक है, रीजन लिखना चाहूं, ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी of electrons increases, therefore relaxation time decreases. ओके, तो ये पहली बात तो हुई मेटल कंडक्टर की। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है, उस डायग्राम को आपको फॉलो करना है। काफी बार ये डायग्राम पूछ लेते हैं। ये डायग्राम क्या था, कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर में कुछ इस तरह चलता है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में जो रिलेशन होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, इसको आप बस वैसे याद रखेंगे कि इसमें जो ग्राफ होता है वो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। ठीक है, 3 ग्राफ हैं बेसिकली, इसमें पहला ग्राफ ये है। ओके, इतनी बात समझ गए होंगे आप। तो दिस इज मेटल कंडक्टर। तो मेटल कंडक्टर से आप क्या समझे कि मेटल कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां से एक छोटी सी इंपेरिकल रिलेशन है, उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। इंपेरिकल रिलेशन, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम किस तरह निकाल सकते हैं। अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हम किस तरह निकालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ध्यान से सुनना 2 मिनट। मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस है 1 ओम का, इसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस में कोई चेंज आएगा, समझ रहे हो ना। पहले रेजिस्टेंस कितने का था, 1 ओम का, अब टेम्परेचर आपने 1 डिग्री से राइज कर दिया, तो इस रेजिस्टेंस में क्या आएगा, चेंज आएगा। चेंज आएगा मतलब रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, तो इस इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस को, ठीक है, इस इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी डिनोशन है अल्फा। ठीक है, इसको नोटेशन हम क्या देंगे, अल्फा। तो आप थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमें करना है अभी छोटा सा काम। तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आप समझ गए क्या होता है। कोई रेजिस्टेंस है 1 ओम का, अगर उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दें टेम्परेचर से, ठीक है, तो जो उसका इंक्रीजिंग ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कह देंगे, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, एक चीज आप सुनो, देखो मान लेते हैं ये कोई सैंपल है। ओके, इस सैंपल का रेजिस्टेंस है R। ठीक है, इस सैंपल का रेजिस्टेंस क्या है, R।
ठीक है। इसको आपने टेम्परेचर दिया कुछ डेल्टा टी, स्मॉल टेम्परेचर, डेल्टा टी का मतलब है कुछ स्मॉल टेम्परेचर आपने इसको दिया, तो इसका जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया होगा, आर नोट। पहले इसका रेजिस्टेंस कितना था, आर। जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया इसके रेजिस्टेंस में चेंज आया होगा, चेंज आने का मतलब इंक्रीज हुआ होगा, तो इंक्रीज हमने कितना मान लिया, आर नोट। ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस आर नोट अपॉन में आर नोट। नहीं हो गया, पढ़े होंगे ना ये, चेंज इन रेजिस्टेंस इंक्रीज किस तरह निकालते हैं। आर में से आर नोट हम कम कर देंगे, तो इसका मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज। इससे डिवाइड कर देंगे आर नोट से, टोटल इंक्रीज आ जाएगा रेजिस्टेंस का। ठीक है। अब ये किसके दौरान हो रहा है, डेल्टा टी के दौरान। तो डेल्टा टी टेम्परेचर में जो इंक्रीज रेजिस्टेंस हुआ है वो क्या हुआ है, इतना। समझ गए ना। एक में हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस आर नोट अपॉन में आर नोट इंटू में कितना आ जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है। और इसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा। ओके। तो इस चीज को आप शायद समझ गए होंगे। ठीक है। तो मेटल कंडक्टर्स में हमने क्या किया है, ये थोड़ी चीजें की हैं, दो चार। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, फिर उसकी इंपेरिकल रिलेशन लगाई है कि जो इंक्रीज रेजिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कब कहते हैं, जब रेजिस्टेंस 1 ओम का हो और टेम्परेचर को आप कितने डिग्री से करें, 1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है। तो किसी भी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस आर नोट अपॉन में आर नोट। ये किसके दौरान हुआ, डेल्टा टेम्परेचर टी के दौरान। ठीक है। तो इसको हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो अपने पास जो रिजल्ट आया ना उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करता हूं मैं, आगे देखिए। देखो, आर माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा आर नोट डेल्टा टी, और आर इज इक्वल टू आर नोट प्लस में अल्फा आर नोट डेल्टा टी। इसका क्या लिखता हूं, आर इज इक्वल टू आर नोट, इस टर्म से कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस। तो उस सैंपल का रेजिस्टेंस इतना इंक्रीज हो जाएगा। ओके। ये चीज समझे या नहीं आप। ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है, इसको अच्छी तरह करना। ठीक है। काफी बार पूछ लेते हैं इसको पेपर में, इससे जानते हुए इफेक्ट पूछ लेते हैं। हो गए, आगे देखो, यूनिट ऑफ अल्फा। यूनिट ऑफ अल्फा, देखो ये अल्फा है। ठीक है। इसकी यूनिट देखो, रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस जाएगा तो क्या बचेगा, रेजिस्टेंस ही बचेगा, और अपॉन में एक रेजिस्टेंस हो रहा है, तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी ना, वैल्यू नहीं, यूनिट। यूनिट कैंसिल आउट होगी तो नीचे क्या बचेगा, केवल और केवल टेम्परेचर। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। ओके। ये टॉपिक समझ में आया। मेटल कंडक्टर्स का पहला पार्ट था ये। ठीक है। और तो सारे छोटे छोटे हैं, ये ही मेनली होता है मेटल कंडक्टर। ओके। अगला पार्ट करें। ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट अपने पास अलॉय। इसको यहीं से ही कर लेना आप। ठीक है। जो मैंने लिख रखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। और बुक अपने पास रखना, एक एक वर्ड आप पढ़ लेना, जो डाउट लगे वो मुझसे पूछ लेना। ये ग्राफ जरूर बनाना। ठीक है। आगे है दूसरा पार्ट हम करेंगे अब अलॉय।
तो केमिस्ट्री में आपने काफ़ी बार सुन रखा होगा अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल या मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, ठीक है। तो अगर कहीं मटेरियल अलॉय है अब, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज या नेग्लिजिबल चेंज। ठीक है, क्या लिखवाया मैंने अभी, अलॉय का जब भी हम केस करेंगे, ठीक है, अलॉय कोई भी मटेरियल होगा, जैसे निक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, ठीक है, जिनमें दो मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर रेजिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर आप इंक्रीज करते रहो, ठीक है। अच्छा, इस रिजल्ट का यूज हमें बहुत ज्यादा है। देखो क्या है, जो भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं आर मेड ऑफ अलॉय। मतलब क्या है इसका, कि जो भी हम स्टैंडर्ड के रेजिस्टेंस यूज करते हैं अलॉय के, वो अलॉय के होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लेते हैं कि भाई अलॉय की वायर को हम यूज क्यों करते हैं। तो अलॉय की वायर का हम यूज इसलिए करते हैं कि टेम्परेचर घटने या बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए इस बात को, कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा या घटेगा तो इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का। और वो किसके बने होते हैं, अलॉय के। ये आगे चल के अगले पार्ट में आप पढ़ोगे कि जब हम वायर लेंगे ना, तो सारी वायर्स किसकी लेंगे, अलॉय की। क्यों लेंगे, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि हम लैब में इसको यूज करते हैं, ठीक है। लैब में अगर अलग चीज यूज करेंगे तो गर्मी में और ठंड में, दोनों में उसका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग रहता है, तो वायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट आएगा, तो उससे कोलिजन बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अलॉय एक ऐसी चीज है जिसको ठंडी में और गर्मी में अगर रखेंगे तो उसकी वैल्यू है ना, वो एग्जैक्ट मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसी वायर हम यूज करेंगे मेटल कंडक्टर्स की, तो वी कैन नॉट मेजर एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम अलॉय का। ये बात क्लियर हो गई कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी पे बहुत नेग्लिजिबल सा फर्क पड़ेगा। इसलिए हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, अलॉय के, ठीक है। तो अलॉय का हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मेटल कंडक्टर्स की वायर्स के एक्चुअल रेजिस्टेंस का रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। क्लियर ये बात, तो दिस इज अलॉय, ठीक है। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पता है, लिक्विड सॉल्यूशन। पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें क्या कैरियर होते हैं, आयंस। आयंस होते हैं उसमें चार्ज कैरियर, ठीक है। कि दो प्लेट लगाते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मेटल की, तो ठीक है, तो लिक्विड के अंदर सारे कैरियर्स कौन से होते हैं, आयंस। दूसरी बात, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी लेस हो जाती है। उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। डेंसिटी लेस होने का मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन पतला हो जाता है। वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो इस बात से आप क्या समझे कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे, सुनिए। किसी भी सॉल्यूशन को जब आप हीट करेंगे, टेम्परेचर से राइज करेंगे,
ठीक है। तो जैसे ये हनी है, ठीक है, तो जब इसको गर्म करेंगे ना तो ये देखो एक हनी में से आप इस तरह हाथ फैलाओगे, इस तरह हाथ जाने दोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगा क्योंकि लेयर होती है, लेयर का फोर्स लगता है इस पर, ठीक है, आसानी से हाथ नहीं जाएगा। एक पानी में से आप हाथ गुजर के देखें, आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो गर्म करते ही जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो एक हनी है, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे उसका लिक्विड जो है वो पतला हो जाता है और उस पतले लिक्विड के अंदर, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, रेजिस्टेंस ऑफर क्या होता है, कम होता है। तो इसमें टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। 3 केस समझ में आए, मेटल कंडक्टर, अलॉय और इलेक्ट्रोलाइट। 2 चीजें और रहेंगी अब, ठीक है, उनको और देखो आप। देखो 2 चीजें हैं। नेक्स्ट 4th पे है सेमीकंडक्टर, और 5th पे है इंसुलेटर। दोनों को एक साथ देखो, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। देखो अच्छा, एक छोटी सी चीज उसमें रह गई थी अलॉय के अंदर। अलॉय के अंदर ये डायग्राम आप जरूर बना लेना। दिस इज द डायग्राम फॉर निक्रोम। ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। 3 डायग्राम एनसीईआरटी बुक में, तीनों ही आपको याद करने हैं ये, ठीक है। कॉपर का बिहेवियर मैंने आपको बता दिया था। अलॉय मतलब निक्रोम, नाइक्रोम का डायग्राम कुछ ऐसा रहता है, रजिस्टिविटी के साथ, टेम्परेचर के साथ, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, तो कंटिन्यू ऐसी रहती है। ओके, ये अलॉय में बनाना है आपको, अलॉय में, ठीक है। थोड़ा स्पेस देके बना लेना या नीचे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए बस। सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ओके। देखिए सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो इसके अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। इसमें रिलैक्सेशन टाइम का कोई रोल नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम का रोल किसमें था, कंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर के अंदर किसका रोल है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों है बताता हूं अभी आपको। देखो कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, वो कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कभी कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, कंडक्टर की तरह बिहेव कब करता है, तो कंडक्टर की तरह बिहेव तब करता है जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वो बताता हूं क्यों होता है। देखो टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं बहुत ज़्यादा। इंक्रीज होने का मतलब कि किस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन और होल्स वो टूटते रहते हैं। होल्स का जो होल्स लीव, ठीक है, मतलब ये जो बॉन्ड होते हैं कंडक्टर के अंदर, जो भी बॉन्ड बनते हैं वो सारे टूट जाते हैं मोस्टली, जिसके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे ना, तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एन की। तो अगर ये इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज। समझ गए इस चीज़ को। इसमें देखो वही चीज़ सेम टू सेम इसमें है, ठीक है। इंसुलेटर में भी यही चीज़ डोमिनेंट रहती है और बिल्कुल ये फैक्टर काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है वो सुनिए आप।
थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें आपको टेम्परेचर, ठीक है, मच इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इंसुलेटर थोड़ा ना एकदम से कंडक्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर को कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसमें आप थोड़े से टेम्परेचर से भी सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा के। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल सुन लो, कोई बात नहीं। देखो, मान लेते हैं कि 100 टेम्परेचर में इसमें 1 लाख इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो गए, और इसमें 100 डिग्री का टेम्परेचर दिया, कुछ नहीं हुआ। 200 का दिया, कुछ नहीं हुआ। 300 को दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 500 डिग्री करते ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन होल्स टूटने स्टार्ट हो गए, कुछ ना कुछ। तो इलेक्ट्रॉन होल्स टूटने स्टार्ट हो गए तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो केस सेम टू सेम वही है, फर्क क्या है दोनों में, इसमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा और उसमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। चीजें दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, एक तीसरा जो ग्राफ है वो देखिए सेमीकंडक्टर का, तो ये तो आप साफ साफ समझ गए, रजिस्टिविटी और टेम्परेचर ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपको बुक में इतनी क्लियरली नहीं मिलेंगी, आपके अगर समझ में आई है। ठीक है, एक बार दोबारा मैं रिव्यू बता देता हूं इसका। पहली बात, कंडक्टर के अंदर कौन डोमिनेंट रहता है, रिलैक्सेशन टाइम। पहली बात समझ में आ गई, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए। दूसरी बात, अलॉय के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसका यूज हम हर जगह करते हैं, लैब के अंदर उसी का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, काफी बार आ भी चुका है 1-2 बार, कि लैब के अंदर हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का यूज क्यों करते हैं, वो अलॉय की बनी हुई होती है। ठीक है, तो जिससे हम क्या कहेंगे कि उसका टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात, इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, डेंसिटी कम क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की कम हो जाती है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कौन डोमिनेंट रहते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n। ठीक है, और n डोमिनेंट होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो ये n बहुत ज्यादा मात्रा में टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में उनके जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिक्रीज करेगा, इसमें भी डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इसमें कम लगाना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये 3 डायग्राम है आपके, निक्रोम के और ये सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर क्या मतलब पता है ना, कौन कौन से होते हैं, तो सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड, बहुत सारे मटेरियल सब। तो ठीक है, मेनली आप 2 पढ़ते होंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये टॉपिक क्लियर हुआ सभी को? ओके, एक छोटा सा टॉपिक और आज हम करते हैं। ठीक है, देखिए वो टॉपिक क्या है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे इसकी 3 लिमिटेशन है। ठीक है, और 3 लिमिटेशन कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है V is ceases proportional to I। मतलब क्या है इसका, देखो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ का मतलब बेसिक सा क्या है कि रेजिस्टेंस कब कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो लिमिटेशन हम पढ़ेंगे, तो लिमिटेशन में हमें ये बताना है कि कब कब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। तो पहला केस क्या है इसमें, पहला पॉइंट ये है
V इज सीज इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब क्या है कि कुछ समय के बाद आप जब देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब पहले क्या था, कांस्टेंट था, दिस इज आर कांस्टेंट, लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कुछ समय के बाद ये ग्राफ कैसा हो जाता है, ऐसा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा होता है। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ रहा होता है, ये हमने टेंजेंट डाल के देखा, क्योंकि रजिस्टिविटी जब इंक्रीज करी लार्ज करंट पे हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या कर गया, ज़्यादा इंक्रीज कर गया। तो ज़्यादा इंक्रीज करने का मतलब इस तरह लीनियर हो गया, लीनियर नहीं हुआ, इस तरह हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने दो स्लोप डाले। ठीक है, तो ये स्लोप तो डायरेक्ट सीधा ही है, इसका स्लोप कैसा है, कम है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट हम डालेंगे, इसमें पूछ लेते हैं काफ़ी बार कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन से में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो कौन से में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस इज मोर, क्योंकि यहाँ का जो स्लोप है वो ज़्यादा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, लेस। ओके, समझ गए इस चीज़ को। पहला पॉइंट क्या था कि काफ़ी लार्ज करंट देने से क्या होता है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कुछ समय के बाद नहीं रहता है, और वो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो आप। दूसरा पॉइंट है डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ V। इसका मतलब क्या है, देखो ये केस किस में होता है, सेमीकंडक्टर में। अच्छा, सेमीकंडक्टर की यूनिट एक पूरी है हमारे सिलेबस में, 9th यूनिट है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप क्या देखें, ये ठीक है, जब हम सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2 मिनट की बात है, समझ में आ जाएगा। जब हम सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो उसमें जब दोनों ग्राफ आते हैं, दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज रिवर्स, उल्टा। फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब देखो क्या होता है, बस बेसिक सा, किसी भी सेमीकंडक्टर को जब हम एक बार पॉजिटिव बैटरी से जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड सेमीकंडक्टर की पी को, और नेगेटिव से जोड़ेंगे तो भी फॉरवर्ड। लेकिन जब इसको रिवर्स करेंगे, पी को एन से जोड़ेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है, तो रिवर्स होता है। तो उसमें क्या देखते हैं हम कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होता है वो होता है मिली एम्पियर का, और रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है वो होता है माइक्रो एम्पियर का। तो दोनों केसों में करंट में डिफरेंस आता है। मतलब क्या है, इसमें तो मिली एम्पियर का, और इसमें किस में आता है, माइक्रो एम्पियर में। ये तो बहुत कम होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मिली एम्पियर। ठीक है, तो उसमें भी हम क्या देखते हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता हर बार। इसका ग्राफ ऐसे आएगा और इसका ग्राफ ऐसे आएगा। समझ गए इस चीज़ को, इसको आप याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 9th यूनिट में हम इसको ब्रीफली करेंगे। ठीक है, पूरी यूनिट है ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। तो इसमें क्या आता है कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो मिली एम्पियर में करंट आता है, जब हम रिवर्स टर्मिनल जोड़ते हैं तो माइक्रो एम्पियर में करंट आता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, साइन पे। साइन का मतलब एक बार पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे और एक बार किसको जोड़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को, तो अलग अलग रेजिस्टेंस आते हैं हमारे पास दोनों के। ठीक है, तीसरा पॉइंट और देखिए लास्ट। तीसरा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। जो V और I की रिलेशन है वो यूनिक नहीं होती, किस में, गैलियम आर्सेनाइड में। ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस ही है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में एक्चुअली में ओम्स लॉ भी नहीं करता है। ये कुछ ग्राफ ऐसा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा। ठीक है, इस ग्राफ में देखोगे
तो 3 रीजन बना रखे होंगे, एनसीईआरटी में देखना आप अच्छी तरह से, ठीक है। ठीक है, इस रीजन में रेजिस्टेंस